Now comes to a new topic, and the topic is the cerebrospinal fluid. So the cerebrospinal fluid is a clear, colorless liquid, and it is formed within a cavity that is in ventricles of the brain and around the spinal cord. तो ये वेंट्रिकल्स में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड के भी जो केविटीज़ हैं उसमें मिलता है। ये क्लियर और कलरलेस होता है, लेकिन डिसीज्ड कंडीशन में कलर चेंज हो जाता है, और यही डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ में इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद CSF ओरिजिनेट्स इन द कोराइड प्लेक्सस एज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा। कोराइड प्लेक्सस से ये ओरिजिनेट होता है, ये याद रखना, कोराइड प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है। एंड रिटर्न टू द ब्लड थ्रू एरेक्नॉइड विलाई, और एरेक्नॉइड विलाई से वापस ब्लड में चला जाता है। प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन होता है और एरेक्नॉइड विलाई से वापस चला जाता है। अबाउट 500 ml ऑफ CSF इज़ फॉर्म्ड एवरी डे। तो आप सोचिए बनता कितना सारा है, लेकिन ये ओवरऑल जो है 150 ml से ज़्यादा पूरी वेंट्रिकल्स में होता नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम 90 से 150 ml तक ही होता है। However, at any given time, there is about 120 to 150 ml of CSF in the system. Further, the CSF is completely replaced about 3 times a day. तो एक दिन में इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो CSF है वो पूरा का पूरा चेंज होकर के 3 बार चेंज हो जाता है। फंक्शंस क्या है? एज द ब्रेन हैज़ नो लिम्फेटिक सिस्टम, CSF ड्रेन्स इनटू द वेंट्रिकल सिस्टम एंड मूव्स इनटू द स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका कोई ब्रेन का कोई लिम्फेटिक सिस्टम तो होता नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली लिम्फेटिक सिस्टम का काम कौन करता है? CSF करता है। इसके जो वर्क हैं वो ये है कि एक तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये CNS के लिए, दूसरा कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेगुलेट करता है, और तीसरा कि इट बिलीव्स दैट CSF इन्फ्लुएंसेस द हंगर सेंसेशन एंड ईटिंग बिहेवियर। तो भूख लगने को और ईटिंग बिहेवियर के लिए भी CSF रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा माना गया है। अब इसका कलेक्शन कैसे करेंगे? तो ह्यूमंस में जो कलेक्शन होता है वो स्पाइनल पंचर के थ्रू करते हैं। स्पाइनल पंचर के लिए कौन सी साइट यूज़ करते हैं? साइट है 3rd and 4th, और बिटवीन द 4th and 5th लंबार वर्टिब्री। तो या तो 3rd and 4th के बीच में, और बिटवीन द 4th and 5th के बीच में लंबार वर्टिब्री में करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके लिए क्या करते हैं कि स्पाइनल टैप बोलते हैं इसको, एक स्टेराइल लंबार पंचर होता है। तो एक निडल लेते हैं और उसके थ्रू जो है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं, या तो पेशेंट को बिठा दिया जाता है या लेटरल रिकम्बेंसी में इसको लेटा दिया जाता है। तो लेटरल रिकम्बेंसी में लेटाने के बाद में जो हेड होता है उसको चेस्ट और नीस के बीच में रखा जाता है। ओके, मतलब जैसे हम उदास होकर बैठ जाते हैं और हमारे हाथ कैसे रहते हैं और हम कैसे बैठे होते हैं, ठीक है, वैसे बैठा दिया जाता है, या फिर लेटरल रिकम्बेंसी में लेटा दिया जाता है। तो चेस्ट और नीज के बीच में आप इमेजिन कीजिए, चेस्ट कहाँ है, नीज कहाँ है, और हेड उन दोनों के बीच में रखा जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो लंबार वर्टिब्रेस के बीच का जो गैप है वो और बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद निडल इंसर्ट करके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं। नाउ कंपोजिशन क्या है इन हेल्थ एंड डिसीज़? तो इसी के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं सबसे पहले आपको कंपोजिशन बता देता हूँ CSF का। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वॉल्यूम इसका 150 ml तक रहता है। अपीयरेंस भी बता दिया, क्लियर क्लाउडीनेस रहता है, इसलिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006 से 1.008 होती है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, मतलब बहुत लाइट वेट का होता है, ज़्यादा विस्कस नहीं होता। ऑस्मोलिलिटी की बात करें तो 280 से 290 मिली ऑस्मोल पर केजी होता है। तो इसमें जो ऑस्मोलिलिटी मतलब इसमें जो बाकी जो आयंस वगैरह हैं ये केवल 280 से 290 मिली ऑस्मोल होते हैं। टोटल सेल काउंट अगर लिम्फोसाइट्स का देखें तो लगभग 0 से 5 × 10⁻6 पर लीटर होता है। तो आप समझें कि ये जो है इम्यूनिटी में भी कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। फिर क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, आप समझें उस चीज़ को कि लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, तो इम्यूनिटी के लिए भी हमें जो है इसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, CSF के ऊपर इन द ब्रेन। pH की बात करें तो इसका pH 7.3 से 7.4 होता है, यानी कि जैसा हमारा ब्लड का pH होता है वैसे इसका pH होता है।
प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, लगभग 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर एजी रेशियो की बात करें तो एजी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली हमारा जो एजी रेशियो है वो 1.2 या 1.5 पर इस टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 1.5 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब एल्ब्यूमिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पर आप ये समझें कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो बहुत लाइटर वेट का एक प्रोटीन है, मतलब 68,000 मॉलिकुलर वेट होता है। तो बहुत ही लाइट वेट का होता है एल्ब्यूमिन। तो इजीली ये प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन इसका हो जाता है। अब इसलिए इसका जो रेशियो है, एजी रेशियो, ये 8.1 होता है। फिर ग्लूकोज की बात करें तो ब्रेन को नरिश करने के लिए ग्लूकोज भी चाहिए, तो इसमें 45 से 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का ग्लूकोज होता है। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, मतलब आप समझें कि जैसे हमारे ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो जस्ट उसका हाफ जो है ग्लूकोज हमारे ब्रेन में भी होता है, जो CSF में होता है। क्लोराइड और सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की बात करें तो हमें ये पता है कि जहाँ सोडियम होगा वहाँ क्लोराइड ज़रूर होगा। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आप, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमकीन रहेगा CSF। इधर क्लोराइड भी 118 से 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। सोडियम भी 145 से 155 मिली इक्विवेलेंट है पर लीटर। इसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम और पोटेशियम जो होता है, ये दोनों जो है इक्वल अमाउंट में है लगभग। कैल्शियम जो है ये 2.1 से 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और पोटेशियम जो है 2 से 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो ये इसका कंपोजिशन है। अब इसमें मैं थोड़ा डिसीज़ की बात करता हूँ कि डिसीज़ कंडीशन में क्या चेंज आएगा। डिसीज़ कंडीशन में जो है, सबसे पहला कि मेजर अल्ट्रेशन डिसीज़ कंडीशन में मिलेगा कि टोटल सेल काउंट एंड प्रोटीन काउंट बढ़ जाएगा। डिसीज़ कंडीशन में सेल काउंट भी बढ़ेगा, लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन स्पेशली कम हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में। तो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड मेनिंजाइटिस होगी तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं वो ग्लूकोज का कंजप्शन करेंगे, लेकिन उनको प्रोटीन और सेल काउंट जो है बढ़ा हुआ मिलेगा CSF में, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में फाइट करेगी। ओके, तो इन द ब्रेन ट्यूमर, अब ये तो था हमारा ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में कि प्रोटीन बढ़ेगा, साथ में सेल काउंट बढ़ेगा, लेकिन ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर में सेल काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो सेल काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि प्रोटीन कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो सेल्स होंगी ब्रेन की, ये ट्यूमर जो होगा ये हो सकता है साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करे, तो इस कंडीशन में या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो है उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अब अगर कलर की बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि कलरलेस रहता है ये, लेकिन ये बहुत डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है इसका कि CSF का कलर अगर ऑपलेसेंट हो जाए या स्लाइटली येलोइश हो जाए तो आप ये समझें कि ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है। तो मोस्टली CSF का जो डिटेक्शन है वो हम ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस के केस में करते हैं और ब्रेन ट्यूमर के केस में करते हैं। ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, डिसीज स्टेटस इसका अलग अलग देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कलरलेस और क्लियर होता है फ्लूइड। 0 to 5 × 10⁶ पर लीटर लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके बाद में प्रोटीन जो होता है 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ग्लूकोज जो होता है 45 से 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में जैसे ऑपलेसेंट टू स्लाइट येलो कलर हो जाएगा, टोटल सेल काउंट इंक्रीज होगा, प्रोटीन इंक्रीज होगा, लेकिन ग्लूकोज जो है कम हो जाएगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो ऑपलेसेंट एंड टर्बिड कलर होगा। इसके बाद में टोटल सेल काउंट बढ़ेगा क्योंकि मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है। प्रोटीन भी बढ़ेगा
और ग्लूकोज कम हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो जो कलर है वो क्लियर और कलरलेस ही रहेगा, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया इस कलर को चेंज करते हैं। बाकी ब्रेन ट्यूमर में कलर चेंज नहीं हो रहा। टोटल सेल काउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसमें ट्यूमर जो है किसी बैक्टीरियल ओरिजिन से नहीं है। इसके बाद प्रोटीन बढ़ेगा, क्योंकि ट्यूमर जो है बहुत सारे प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। और ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा ट्यूमर, इसलिए कम हो जाएगा। इसके बाद में सब एरेक्नोइड हिमोरेजेस अगर होते हैं तो हिमोरेजेस होने के कारण स्लाइटली ब्लैक ब्लड कलर का यानी रेड कलर का अपीयरेंस हो जाएगा। टोटल सेल काउंट में भी जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ जाएंगे और आरबीसी मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली आरबीसी मिलता नहीं है। प्रोटीन भी बढ़ेगा, क्योंकि हिमोरेजेस होने पर, रप्चर होने पर बहुत सारे प्रोटीन कंसंट्रेशन प्लाज्मा से इसमें आएगा, प्रोटीन में, सीएसएफ में। और ग्लूकोज में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्लूकोज सेम रहेगा, क्योंकि ब्लड में भी ग्लूकोज वही रहता है जो सीएसएफ में रहेगा, तो ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं। अब हम ये टॉपिक में सेकंड मैंने आपको बताया था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, तो एमनियोटिक फ्लूइड को अब डिस्कस कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इज ए लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड द फीटस। तो ऐसा नहीं है कि केवल एमनियोटिक फ्लूइड फीटस की मेम्ब्रेन से ही प्रोड्यूस हो रहा है। फीटस से तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ में जो प्लासेंटा की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे भी प्रोड्यूस होता है। It surrounds the fetus through the pregnancy. The volume of amniotic fluid increases with the gestational age. तो जैसे जैसे गेस्टेशन बढ़ता है, 8वां महीना 9वां महीना, तो वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। Thus the volume increases from 30 ml at 2 weeks of the gestation to 350 ml at 20 weeks. तो आप ये देखें कि 4 यानी कि 6 महीने तक जो आते आते जस्ट 10 गुना हो जाता है। 6 महीने तक आते आते 2 सप्ताह से 6 महीने तक आते आते 10 गुना हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एंड देयर आफ्टर टू 500 to 1000 ml। तो उसके बाद आप ये देखें कि 350 ml भी कितना कम बचा, मतलब 6 महीने के बाद जो बचे हुए 3 महीने रहते हैं, उन बचे हुए 3 महीनों में तो 1 लीटर तक पहुंच जाता है। Amniotic fluid is almost clear with some desquamated fetal cells and a little liquid and a little lipid। तो fetal cells इसमें होती हैं और इसके अलावा जो होता है कुछ लिपिड्स वगैरह हैं वो होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जैसे सीएसएफ ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है फीटस को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का एक्सचेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फीटस टू मदर, मतलब दोनों को ही एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो है डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए जो एमिनोसेंटेसिस टेक्निक होती है, ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, और इसका पहला डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस ये है कि फीटल मैच्योरिटी देखी जाती है। इसके लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें साइटोलॉजिकल स्टेनिंग उसकी की जाती है, और उसमें देखते हैं कि फैट सेल्स कितनी हैं। ओके, फैट सेल्स की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिए कि फैट सेल्स से क्या पता लगाते हैं। दूसरा जो है एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन। तो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो है हमें पता है कि ब्रेन और मसल्स से रिलीज़ होने वाला एंजाइम है ये क्रिएटिनिन काइनेस। इसके भी जो है आइसो एंजाइम्स होते हैं 3 टाइप के। ये जो होता है CK BB, फिर CK MB और CK MM, ऐसे तीन टाइप के होते हैं ये। तो मसल से भी रिलीज़ होता है, ब्रेन से भी रिलीज़ होता है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल से भी रिलीज़ होता है ये। तो मसल डेवलपमेंट जब होगी तब क्रिएटिनिन डेफिनेटली फीटस में बढ़ेगा। तो क्रिएटिनिन एस्टिमेशन करते हैं, और ये होना चाहिए लगभग मोर देन 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इतना है तो आप समझें कि फीटस की जो है मैच्योरिटी हो रही है।
इसके बाद में लंग्स की मैच्योरिटी देखी जाती है। इसके बाद जो लंग्स की जो मैच्योरिटी है वो देखी जाती है विद द एवोल्यूशन ऑफ लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। इसको हम बोलते हैं एलएस रेशियो। तो एलएस रेशियो याद रखना है। एलएस रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेसिथिन ज़्यादा बनना चाहिए, स्पिंगोमाइलिन इसके कंपेरेटिवली हाफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये 2:1 की जगह 1.2:1 हो, मतलब 1.2 बहुत कम हो गया इससे, तो अगर ये 1.2:1 है तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी हमें रुकना चाहिए और अभी जो फीटस है उसका लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ये यूज़ होता है डिलीवरी के टाइम पर, तो डिलीवरी इसके कारण थोड़ा सा और डिले कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है इन द कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, इसमें पहला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सच एज डाउनर सिंड्रोम्स। तो जो डाउन सिंड्रोम्स होता है इसके डिटेक्शन में भी यूज़ करते हैं। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह में यूज़ करते हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह में यूज़ करते हैं। एंजाइम डिफेक्ट जैसे कि टे सच डिसीज़ वगैरह में हम एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो हीमोलिटिक डिसीज़ में ये देखा जाता है कि बिलिरुबिन कंसंट्रेशन कितना है। तो बिलिरुबिन हीमोलिटिक जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें भी आता है। फिर एक होता है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन। तो इसका मेज़रमेंट किया जाता है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, तो नॉर्मली कितना होता है 15 से 40 माइक्रोग्राम पर ml ड्यूरिंग गेस्टेशन। एट 40 वीक्स लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर ml होता है। तो 40 वीक्स में तो बहुत कम होता है। और एसोसिएटेड विद द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो इसमें हम अल्फ़ा फेटोप्रोटीन का पता लगाएंगे। फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटस जो है डिस्ट्रेस में है तो पता लगाएंगे। टर्नर सिंड्रोम है तो पता लगा सकते हैं। एलिवेटेड अल्फ़ा फेटोप्रोटीन में ऑल्सो इंडिकेट ए पॉसिबल डेथ ऑफ द फीटस। तो फीटस की डेथ भी अगर हो गई होगी तो हम अल्फ़ा फेटोप्रोटीन से पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू cerebrospinal fluid and amniotic fluid. Hope you can understand so many things. So thanks for watching.